Hello and welcome everybody. Today we are going to understand about the midday meal scheme. आज हम मिड डे मील स्कीम के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग अब तक देख रहे थे ईसीसी क्या होता है और ईसीसी क्यों इम्पोर्टेंट होता है। फिर हमने हमारी पिछली क्लास में पिछले सेशन में देखा था कि क्या क्या ईसीसी में पॉलिसीज बच्चों के लिए बनी है, बच्चों की राइट्स के लिए। तो अब हम हेल्थ रिलेटेड और मदर चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जो पॉलिसीज और जो स्कीम बनी हुई है उसके अंदर अग्रसर हो रहे हैं, उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली जो स्कीम है दैट इज द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो है वो बच्चों के और मदर के न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उसको लॉन्च किया गया था, उसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये लॉन्च हुआ था 1995 में। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड मतलब जो गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त स्कूल या विद्यालय या शालाएं होती हैं उन्हें गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स कहते हैं, जो कि यूजुअली लोकल बॉडीज होती हैं। एजुकेशन गारंटी स्कीम और ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन स्कीम्स, ये कुछ सेंटर्स होते हैं जो जहाँ पे गवर्नमेंट की मान्यता तो नहीं मिलती है, पर ये प्राइवेट सत्र में प्राइवेट रूप से इन्हें सुचारू रूप से संचालन कर रहे होते हैं। तो ये इन जगहों पर भी मिड डे मील जो है कि उसकी प्रोविजन दी गई। मतलब वो एक रजिस्टर कर लेते हैं कि कुछ एक छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन करा के, और ये प्राइमरी क्लासेस और अपर प्राइमरी क्लासेस दोनों जगहों पर ये दी जा रही है। ठीक है। जहाँ पर हेल्थ रिलेटेड चीजें, न्यूट्रिशनल फूड जो है, जैसे दलिया है, दाल है, खिचड़ी है, ये सारी चीजें जो हैं ये बनाई जा रही है। कुछ स्कूल्स में तो पका कर भी सर्व किया जाता है, कुछ स्कूल में कच्चा जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है और घर में उन्हें बनाकर खाना होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉलिसी है वो जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना एक्चुअली। जननी सुरक्षा योजना माता के लिए है कि ये मदरहुड को सेव करे। नेशनल हेल्थ मिशन एक बड़ा मिशन है जिसमें पुअर प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प और सपोर्ट करने के लिए, जो फाइनेंशियली पुअर होते हैं और जो अच्छे से अपनी नियोनेटल केयर और मैटरनल केयर नहीं कर पाते हैं अच्छे से, उन चीजों के लिए ये जननी सुरक्षा योजना बच्चों की मोर्टालिटी, नियोनेटल मोर्टालिटी मतलब बच्चा गर्भ में ही यदि मृत्यु को प्राप्त होने की अवस्था में आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में उनकी सुरक्षा कैसे करी जाए, इसके लिए ये वाला स्कीम जो है ये 2005 में लॉन्च किया गया था। और जब इस स्कीम की संस्थापना की गई, स्कीम को लॉन्च किया गया था, उसी दौरान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ। ठीक है। और इसको तो स्टार्ट उसी समय कर दिया था, बट इसका एस्टैब्लिशमेंट या लॉन्चिंग कह लो 2011 में अच्छी तरीके से हुआ था। यहाँ पर फ्री डिलीवरी माता की जो है फ्री डिलीवरी कराई गई, जो कि कैशलेस सर्विसेज होती थी। और न्यू बॉर्न्स को गवर्नमेंट हेल्थ एरियाज पर प्रोविजन मिलता चला गया गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये भी शुरू हो गया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्कीम आई थी वो थी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यहाँ पर बच्चे के जन्म होने के कुछ दिन बाद भी बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज दी गई, जिसमें मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ दोनों पर फोकस किया गया। यहाँ पर बच्चे की 30 हेल्थ कंडीशंस जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि 30 ऐसी अवस्थाएं जहाँ पर बच्चे के वैक्सीनेशन से लेकर उसके डिसीजेस या कोई डिफेक्ट्स है, बर्थ डिफेक्ट्स है या कुछ भी चीज़ है, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। यूजुअली ये वाला जो प्रोग्राम है 4 Ds पर काम करता है, यानी 4 D। सबसे पहला डी जो है डिफेक्ट एट द बर्थ, जन्म के वक्त यदि कोई डिफेक्ट है तो। डिसीज इन द चिल्ड्रन, जन्म के बाद या जन्म से पहले कोई बीमारी से बच्चा ग्रसित है तो। डिफिशियंसी, किसी भी चीज की कमी है तो, यानी विटामिन मिनरल या कोई भी डिफिशियंसी की डिसीज या प्रॉब्लम उसको फेस हो रही है अगर बच्चे को तो। और
लास्ट डी है डेवलपमेंटल डिलेस। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते और किसी कारणवश उनका जन्म हो जाता है, तो उनकी डेवलपमेंट जो है वो डीले होने के कारण उन्हें नियोनेटल केयर में रखा जाता है। तो ये वाली जो सुविधाएं हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 18 साल के अंदर के उम्र के बच्चों को ये सुविधा, ये प्रोविजन दी जाती है। आजकल भारत में तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत ये सारी चीजें जो हैं वो कवर करी जा रही है, बच्चे बूढ़े सबकी। अब देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, अभी तक हम लोगों ने आईसीडीएस देखा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये है आईसीपीएस, जिसे हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज कहते हैं। ये जो सर्विस है, ये सर्विस चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फोकस करती है। और ये ज्यादातर वल्नरेबल चिल्ड्रन यानी वो बच्चे जो सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए ये कार्यरत होती है। गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान संचालन किया, जहां पर प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्रेरित किया गया। जब हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पर फोर्स करते हैं या फोकस करते हैं या बात करते हैं, तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है, ये सुचारू रूप से संचालन किया गया, जिसमें पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, इस स्लोगन को आगे बढ़ाते गए। अब ये जो है 2018 से ये वाला स्कीम लॉन्च किया गया, जिसे हम आरटीई, जिसे हम राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इन चीजों को करते हैं, ये चीजें आती हैं राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। प्री स्कूल्स में बेसिकली जो अप्रोप्रिएट करिकुलम होता है, लर्निंग एक्टिविटीज होती है, वेरियस पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, अलग अलग इवैल्यूएशन और असेसमेंट टेक्निक्स होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की स्किल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, टीचर एंगेजमेंट और चिल्ड्रन एंगेजमेंट के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस पॉलिसी में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम आई वो राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, यानी जो लो इनकम ग्रुप है, एलआईजी जिसे हम कहते हैं, इनमें वर्किंग मदर्स होती हैं। तो एलआईजी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड लो इनकम इनकम ग्रुप पीपल में जब मदर्स वर्किंग होते हैं, तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए नेशनल क्रेच सिस्टम लॉन्च किया गया, जो कि राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम के अंतर्गत आया। यहाँ पर वर्किंग मदर्स के बच्चों को रुकने की फैसिलिटी और प्रोविजन दी गई। ये सुविधा 6 साल के अंदर के उम्र के बच्चों के लिए करी गई। 6 साल से ऊपर के बच्चों को स्कूल के लिए जो सुविधा दी गई है, उन सुविधा के अंतर्गत उसको लाया गया। तो ये जो क्रेच होके जो वर्कर्स होते हैं, ये वर्कर्स फिर बाद में एक स्कूल से कनेक्टेड रहते हैं और फिर 6 साल बाद में उस बच्चे को स्कूल से कनेक्शन करवा देते हैं। हालांकि 4 या 5 साल में ही स्कूल से उनका कनेक्शन करा दिया जाता है, उसके बाद बच्चे को डे केयर में देखने के लिए भेजा जाता है। कई भारत के कई राज्यों में ये स्कीम चल रही है, बट कई राज्यों में ये स्कीम अब बंद हो चुकी है। लेकिन ये स्कीम शुरुआत काफी अच्छी लय में हुई थी, पर अब कई राज्यों में ये स्कीम अब बंद हो चुकी है, क्योंकि प्राइवेट रनिंग क्रेचेस जो है, इनको मान्यता मिल गई थी 2017 के बाद। 2017 के बाद प्राइवेट रनिंग क्रेचेस में जब मान्यता मिल गई, तो ये जो नेशनल क्रेचेस हैं, ये इनका संचालन कई राज्यों में बंद हो गया था। प्राइवेट जो डे केयर सेंटर्स हैं, इनको मान्यता मिलने के कारण वहां पर बच्चों को वो रखने लगे थे, और जो सिस्टम और मैनेजमेंट था वो अच्छे से होने लगा। 2017 के बाद से कई विमेन्स को मैटरनिटी बेनिफिट के अंतर्गत क्रेचेस के सुविधा भी देने चले गए, यानी जब मैटरनिटी मिलती थी वर्किंग मदर्स को, उसके साथ में क्रेच फैसिलिटीज भी देते चले गए। क्रेच फैसिलिटीज में सबसे ज्यादा लोकेशन, टाइमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है अच्छे प्रोविजन में दी गई। बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए क्रेच में और भी करिकुलम अच्छा और अच्छी सुविधाएं देने की लिए कोशिश की गई।
और यहाँ पर बच्चों की इंटरेस्ट और उनके डेवलपमेंट पर, उनके पेरेंटल सपोर्ट और उनके नॉर्म्स पर, नॉन निगोशिएबल एस्पेक्ट्स को देखा गया और उस पर ही ध्यान रखते हुए काम किया गया। नेक्स्ट जो हमारा था करिकुलम फ्रेमवर्क। अब यहाँ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में एनसीएफ लॉन्च किया गया, जिसे हम करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क एक्चुअली होता क्या है? एक गाइडलाइन होती है, यानी एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, ऐसी एक पूरी लिस्ट होती है, उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है। इट इज अ लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस विच इज प्रेजेंटेड, एंड दैट गाइडलाइंस इज अंडर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंस को जब हम महसूस करते हैं, तो वो करिकुलम फ्रेमवर्क कहलाता है। यानी हम फील करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अब बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसी और उस प्रकार से होगी, एंड दैट इज द करिकुलम फ्रेमवर्क। राइट। तो अब सबसे पहला जो करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किया गया था, वो था एनसीएफ। 2005 में यह एनसीएफ आया, और एनसीएफ 2005 में बहुत सी चीजें आई जो फॉर्मल स्कूलिंग को प्ले बेस्ड और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे लेकर आए। यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन को होलिस्टिक डेवलपमेंट में लाने का सबसे पहला स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क एनसीएफ का रहा है। एनसीएफ 2005 बच्चों की फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करता रहा, और जिसका मेथड और टेक्निक प्लेवे मेथड रहा है। यानी ये बताया गया कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जा सकता है। जब हम प्लेवे मेथड को देखते हैं, तो वहां पर हम फेडरिक फ्रोबेल द्वारा दिया गया किंडरगार्टन मेथड, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया मॉन्टेसरी मेथड, इन सारे सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद 2013 में नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क आया। अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया, फ्रेमवर्क क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट में गाइडलाइंस होती है कि आपको इसमें ये चीजें करनी रहती है। इट इज अ लिस्ट एंड अ स्ट्रक्चर, और बेसिकली ये भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आया। तो जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हुई, तो ये भी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट पर कार्यरत और काम किया गया। ये भी ईसीसी भी बर्थ टू प्री प्राइमरी ईयर्स, मतलब जन्म से प्री प्राइमरी स्टेज पर इसे फोकस किया गया, और इसका फोकस सबसे ज्यादा जरूरी रूप से किया गया स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की, जहां पर एक्नॉलेजमेंट, स्कीम, मेथड्स और टेक्निक्स अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर की गई। तो ये था ईसीसी का पूरा स्ट्रक्चर्स। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग चेंजेस हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में इसको किस किस तरीके से और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको लाया गया। तो तीन सेक्टर्स हैं: गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। सबसे पहला जो हमारा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें हम देखते हैं 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जैसे आईसीडीएस प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, इस प्रोग्राम के अंतर्गत, आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत 1975 में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज की संस्थापना की गई। जब आंगनवाड़ी और बालवाड़ी की संस्थापना की गई, तो इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट, और यानी कि उस बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, और इसको स्टिमुलेटेड एनरिच्ड एनवायरनमेंट की प्रोविजन देने के लिए मान्य किया गया। नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में प्री स्कूल्स की, सेल्फ ओन्ड प्री स्कूल्स, इसके साथ साथ में फ्रेंचाइजी बेस्ड प्री स्कूल्स एंड स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स को लॉन्च किया गया। ये सर्विस प्रोवाइडर्स ईसीसी के लिए थे, जहां पर डे केयर, क्रेचेस और प्री स्कूल करिकुलम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर जो ट्रस्ट, सोसाइटीज, रिलीजियस ग्रुप्स, फंड्स, ये सारे लोग जो अपने अपने स्कूलों की और बच्चों की बेनिफिट के लिए
जो सुविधाएं रखते हैं वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे अलग अलग धर्मानुसार, जैसे जैन धर्म के हो गए, बुद्ध धर्म के हो गए, इस्लाम धर्म के हो गए, हिंदुइज्म के लोग हो गए। तो ये जो लोग होते हैं जो अपना अलग अलग चीजें करते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग आश्रम रखते हैं जहाँ छोटे बच्चों के लिए सुविधाएं अगर की सुविधाओं की अगर प्रोविजन करते हैं, उसी प्रकार मदरसे होते हैं इस्लाम धर्म के लिए। और अलग अलग धर्म के गुरु धर्म के लोग होते हैं जो वो उनके जो एजेंसीज होती है उनके लिए वो करते हैं। तो ये सारी जो सेक्टर्स होते हैं ये सब नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। और ये नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से ही अपने प्रोविजंस, अपने नॉर्म्स, अपने रूल्स और अपने रेगुलेशंस जो है इनके संस्थापना ईसीसीई सेंटर के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अगर आप चाहें तो अपने आंसर्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। काफी अच्छे पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यू कैन गो थ्रू दिस। ये नोट्स आपको हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अब कल हम देखेंगे इश्यूज एंड डायरेक्शंस इन ईसीसी। ईसीसी को सुचारू रूप से संचालन करते वक्त क्या क्या इश्यूज आए थे और इसके लिए क्या सलूशन देते हुए क्या डायरेक्शंस दी गई कि इसको कैसे संभालना चाहिए और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को हमको किन किन सोल्यूशनों से काम करना चाहिए।